तो चलिए दोस्तों, आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी वह चालक जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार कब किया, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तब, यानी जब उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो बताइए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा के कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया कौन सी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कैसे विद्युत धारा के कारण चुंबक बनता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा किसी चालक में हम लोग प्रवाहित करेंगे तो चुंबक कैसे बनेगा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या होता है। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिसके अंदर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबक। यानी कोई भी पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर खींच ले रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। चुंबक किससे बना होता है, तो चुंबक लोहे, कोबाल्ट, इस्पात, टिन, निकिल इत्यादि का बना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकत्व किसे कहते हैं। यानी चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। ठीक है, यानी चुंबक द्वारा, ठीक है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकत्व बोलते हैं। अब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, दो। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कौन सी, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है और कृत्रिम चुंबक क्या होता है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा जो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कौन जी, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, यानी वे खनिज अथवा पत्थर जिनमें स्वाभाविक रूप से, ठीक है, चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। नहीं समझ में आया होगा, अब से समझिए। मान लीजिए प्रकृति में कोई भी पत्थर है, ठीक है, कोई भी खनिज है, यदि उसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, मतलब वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब वे खनिज या फिर पत्थर जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से पहले से ही कौन सी चुंबकीय गुण पाया जा रहा है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। बताइए खनिज पत्थर है तो पत्थर किसी भी आकार का हो सकता है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, मतलब अंदर धंसा हुआ निकल हो सकता है, बाहर निकला हुआ हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, ये बहुत कम प्रबल होते हैं, मतलब इनके अंदर लोहे को आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं यह कम प्रबल होते हैं। दूसरा देख लीजिए कौन सी चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा, मानव द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं हम लोग, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। अब जो कृत्रिम चुंबक होता है ना, ये बहुत प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। इसकी प्रबलता ज्यादा होती है, मतलब इसमें जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है ना, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा है। जब क्षमता ज्यादा है तो इसकी प्रबलता भी अधिक होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। किसकी तुलना में, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में। और इसका एक निश्चित आकार भी होता है। हम मानव बना रहे हैं तो जैसे चाहेंगे वैसे बना देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसे एक डंडे की तरह बनाना चाहते हैं तो इसे भी बना देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग दंड चुंबक। घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उस तरह से बना देंगे तो उसको बोलेंगे कौन सी, नाल चुंबक बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह स्टार की तरह बना देंगे तो स्टार चुंबक हो जाएगा, गोल बना देंगे तो गोल चुंबक हो जाएगा, ठीक है। देख रहे इसका एक निश्चित आकार होता है, जैसे बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएगा, ठीक है। सुई की तरह बनाना चाहेंगे तो इसे भी बन जाएगा, ठीक है। कंपास सुई आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। ये अधिक प्रबल होते हैं, इनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कृत्रिम चुंबक होता है ना, वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, जो कृत्रिम चुंबक होगा वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है। यानी जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहिए तो एक बार इसको भी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखें कौन सी,
यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको बताइए कि ठीक है। पहला कौन सी है? चुंबक। इसमें पहला चीज कौन सी पढ़ेंगे? चुंबक। यानी वह पदार्थ जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक है। चुंबक किससे बना होता है? चुंबक लोहे, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि का बना होता है। ठीक है। चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला लिखे कौन सी? प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? यानी वे खनिज अथवा पत्थर जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किस रूप में पाए जाते हैं? स्वतंत्र रूप में, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता क्या होती है? अधिक नहीं होती है। प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता अधिक नहीं होती है। इसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, इसलिए ठीक है। यानी प्राकृतिक चुंबक इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा कौन सी हो गया? कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जिन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है उसे हम लोग कौन चुंबक बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ठीक है। कृत्रिम चुंबक किससे बना होता है? देख लीजिए, इसमें कौन सा होता है? लोहा होगा, कोबाल्ट होगा, इस्पात होगा इत्यादि का, जिससे बनाना चाहते हैं उससे बना लेंगे। ठीक है। चलिए अब बताइए, इनको आवश्यकता अनुसार जिस आकार से बनाना चाहेंगे उस आकार से बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए छड़ चुंबक, इसको बोलेंगे कौन सी है? छड़ चुंबक, यानी दंड चुंबक हो गया। घोड़े की नाल की तरह है, उसके घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उसकी तरह तो नाल चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय सुई हो गया। ठीक है। तो इस तरह से देखिए इनका कोई एक निश्चित आकृति होता है। ठीक है। यहाँ देखिए नोट में लिख दिए हैं कि कृत्रिम चुंबक की प्रबलता प्राकृतिक चुंबक से क्या होती है? अधिक होती है। जो कृत्रिम चुंबक होगा वो प्राकृतिक चुंबक से बहुत ज्यादा प्रबल होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। चुंबक का ध्रुव क्या होता है? ठीक है। चुंबक के दोनों सिरों के समीप के वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। चुंबक के दोनों सिरों के समीप का वह बिंदु जहां पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होगा उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक का ध्रुव। जैसे मान लीजिए एक क्या है? चुंबक है, चुंबक के दोनों सिरे यही दोनों है ना। मान लीजिए चुंबक के एक सिरा ही है, एक सिरा ही है। ठीक है। यहाँ पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक रहेगा और यहाँ पर भी चुंबकत्व तो सबसे अधिक रहता है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक का ध्रुव। चुंबकत्व अधिक होने का मतलब ये इसके पास लोहे को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है और इसके पास भी लोहे को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है। तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक के ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। अब चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। देखिए 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को हमेशा दर्शाएंगे एन से, क्योंकि एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएंगे हम लोग किससे? एस से। ठीक है। यानी एस फॉर साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है। यानी इन दोनों ध्रुवों में एठो नॉर्थ होगा, एठो साउथ होगा, एठो एन होगा, एठोरा यस होगा। ठीक है। ये आगे बहुत काम देगा, सीख लीजिए। एठो एन होगा, एठो यस होगा। ठीक है। अब किसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, किसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, यानी किसे एन बोलेंगे, किसे यस बोलेंगे, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई क्या है? चुंबक है। कोई क्या है? चुंबक। इस चुंबक को एक धागे में बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका जो सिरा उत्तर की ओर है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी ध्रुव। और इसका जो सिरा दक्षिण की ओर जाकर रुकेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का परिभाषा कितना आसान है। यानी जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटकाया जाता है तो उस चुंबक का जो सिरा उत्तर में जाकर के रुकता है उसे बोलेंगे कौन सी? उत्तरी ध्रुव। तथा जो सिरा दक्षिण में जाकर के रुकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के ध्रुव होते हैं 2, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ठीक है। तो चुंबकीय ध्रुव भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है। चुंबक का अक्ष किसे कहते हैं? चुंबकीय अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है। यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय अक्ष। ठीक है। जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं देख लीजिए, सब कुछ बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है। कोई भी हेडिंग आपका छूटेगा नहीं इस पूरे चैप्टर से। ठीक है। इतना तो गारंटी है। ठीक है। चलिए अब देखिए चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? यानी चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। देखिए इसका परिभाषा यहाँ लिखा भी होगा। चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? चुंबकीय अक्ष। अच्छा, यानी इस ध्रुव और इस ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा खींच दीजिए, उसी को बोलेंगे कौन सी? चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी तो चुंबक के बारे में सब पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ लेते हैं चुंबक के गुण क्या होते हैं।
चुंबक के पास कौन कौन सा गुण पाया जाता है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चुंबक के पास सबसे पहला गुण यह होता है कि लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक के पास लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे भी होंगे, ठीक है। चुंबक के पास लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण भी पाया जाता है। दूसरा गुण ये होता है जब किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है ना, तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रुकेगा, हमेशा रुकेगा। आप चाहते हैं कि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो पूरा पश्चिम में रुक जाए, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। इसका रीजन यही है कि हमारा जो पृथ्वी है ना, हम लोग का जो पृथ्वी है ना, एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब इसका पृथ्वी बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसका भी दो सिरा होगा, दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव एक होगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग का चुंबक का होता है जो उत्तर दिशा में जाकर रुकेगा उसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, जो दक्षिण दिशा में जाकर रुकेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब इसलिए चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकेगा, पूरा पश्चिम में नहीं रुकेगा। आप उसको बांध करके रोक सकते हैं पकड़ करके, लेकिन जो छोड़ेंगे फिर किस में आ जाएगा, वही उत्तर और दक्षिण की दिशा में आ जाएगा। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण देख लीजिए, चुंबक के दोनों ध्रुव यानी दोनों सिरों के पास चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। ये आपको बताएं, चुंबक के इस सिरे और इस सिरे के पास चुंबकत्व तो सबसे अधिक होगा, लेकिन बीच की ओर जाने पर चुंबकत्व का होने लगता है, घटने लगता है। अब जब एकदम बीच में पहुंच जाएंगे, मध्य में पहुंच जाएंगे, तब चुंबकत्व कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई आपसे पूछेगा चुंबक के बीचों बीच में चुंबकत्व करना होता है तो 0। चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होगा तथा बीच की तरफ जाएंगे जब दोनों ओर से, तो बीच की तरफ जाएंगे तो घटेगा 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 घटते घटते एकदम कितना हो जाएगा, 0। तो चुंबक के बीच में चुंबकत्व कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए ये भी एक गुण हो गया। अब अगला गुण इसका ये होता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। क्या ध्रुव, 2 ध्रुव, ठीक है। अब इन दोनों ध्रुवों को, एठों को नॉर्थ बोलते हैं, एठों को साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबक के दोनों ध्रुव जो होते हैं ना, यदि समान ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यदि विपरीत ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको अब से समझिए। मान लीजिए चुंबक है, ठीक है ना, चुंबक के ध्रुव 2, नॉर्थ और साउथ। एक चुंबक को ले लिए, उसका भी नॉर्थ और साउथ। या दोनों मान लीजिए 2 चुंबक है, दोनों के समान ध्रुव यानी साउथ को एक पास लाएंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा। दोनों के नॉर्थ को लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा। इसको बोलते कौन सी, प्रतिकर्षित। यानी समान ध्रुव रहेगा तो दूर भगाएगा, साउथ रहेगा एक दूसरे को दूर भगाएगा। आप लोग बचपन में देखे 2 चुंबक को ले लेते होंगे, एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले आते तो पहले सट जाता है, लेकिन उसको जब पलट करके उसके पास ले आते हैं तो एक थोड़ा दूर भागने लगता है। क्यों दूर भागता है, क्योंकि दोनों का समान ध्रुव मतलब पास में आने लगता है, इसलिए एक चुंबक दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करने लगता है। तो ये आपको बताया, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, दोनों आकर के, ठीक है, यानी आकर्षित हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, ठीक है, आकर के चिपक जाएगा। एक तो साउथ रहेगा, दूसरा नॉर्थ, तो भी आकर होगा आकर्षित होकर के चिपक जाएगा, ठीक है। ये कौन सा गुण हो गया, ये भी चुंबक का एक गुण है, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला गुण देख लीजिए, चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये तो सबसे बड़ी खासियत है चुंबक की। ये चुंबक है, आप चाह रहे हैं इसका एक नॉर्थ सिरा एक साउथ सिरा, इसको तोड़ करके साउथ को अलग कर दें, नॉर्थ को अलग कर दें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है। मान लीजिए चुंबक को मान लीजिए हम तोड़ दिए, देखिए 2 भागों में तोड़ दिया ना, आप कहेंगे है तो नॉर्थ वाला अलग हो गया, साउथ वाला अलग हो गया, नहीं। अब जो दूसरा वाला चुंबक बन गया ना, अब दोनों पूरा चुंबक की तरह काम करेगा। मतलब अब इसमें भी दो ध्रुव आ गया, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इसमें भी एक नॉर्थ इधर साउथ। इसको फिर से तोड़ देंगे ना, फिर उसमें भी नॉर्थ साउथ, और तोड़ेंगे तो उसमें भी नॉर्थ साउथ, ठीक है। यानी चुंबक का कितना वो छोटा टुकड़ा रहे ना, वो पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करने मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे। कितना बड़ा चुंबक रहेगा उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे, ठीक है। इसलिए चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है किसका, चुंबक का, ठीक है। अब तक जो कुछ भी हम आपको पढ़ाए हैं देख लीजिए, सबका सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहिए तो एक बार इसको पढ़ के सुना दें, समझा देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला आईडी कौन सी है, चुंबक के ध्रुव, ठीक है। ये लिखे हैं, चुंबक के दोनों सिरों के समीप के वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। वही बताया, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, जो उत्तर में रुकेगा उत्तरी ध्रुव। दूसरा देखिए दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो सिरा दक्षिण
में रुकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देख लीजिए, दक्षिण की ओर रुकेगा उसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव को दर्शाएंगे एन से, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएंगे किससे, एस से। ठीक है, किससे दर्शाएंगे, यानी इस दक्षिणी ध्रुव को हम लोग दर्शाएंगे किससे, एस से दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए एक चुंबक बनाया है, चुंबक में दो ध्रुव है, एक नॉर्थ है एक साउथ। अब यहाँ ये मत कंफ्यूजन पा लीजिएगा कि सर जी इधर नॉर्थ लिखे हैं इधर तो साउथ होता है, इधर साउथ लिखे हैं इधर तो नॉर्थ होता है। ठीक है, बस यहाँ तो ऐसा हम लिख दिए हैं। ठीक है, इधर उधर बस इतना समझिएगा, चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ाएं, कौन सी, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबक के दोनों सिरों को मिला, देखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। वही बताएं, चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबक के गुण पहले बताएं, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता, सही बात है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण में जाकर के रुकेगा। तीसरा, चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है, अधिक होता, बीच की तरफ जाने पर घटेगा, बिल्कुल बीच में जीरो हो जाता है। ठीक है, समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुव के बीच में क्या होता है, आकर्षण। वही लिखे हैं, चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वही हम आपको बताएं, चुंबक के ध्रुव को कभी तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कोई भी चुंबक रहे, किसी भी प्रकार का चुंबक रहे, उसके चारों ओर का जो भी एरिया रहेगा, ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव दिखेगा, यानी चुंबकीय बल का अनुभव जहां तक किया जा सकेगा उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अभी आगे पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, बस टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब इस चुंबक के चारों ओर का जो भी एरिया है जहां तक इसका प्रभाव दिखेगा, जहां तक इसका प्रभाव दिखेगा उस सब क्षेत्र को, उस सब एरिया को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किसी चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच देते हैं ना तो उसी की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझिए। मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। मान लीजिए आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। ठीक है, तो इस बिंदु पर आप क्या खींचेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इस दिशा में जा रहा है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इधर का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना उसी के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई। आप यहाँ पर पता करना चाहते थे, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कि किसी बिंदु पर का खींच दीजिए, स्पर्श रेखा। आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ खींच दीजिए, यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ खींच दीजिए। ठीक, जहाँ कहीं पर भी आप निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वहां पर एक बिंदु लिख लीजिएगा चुंबकीय बल रेखाओं पर, वहीं से स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, वहां आपको क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसका परिभाषा में लिख दिए हैं, बाद में आपको पढ़ के सुना देंगे, पहले हम समझा देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, यानी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए हाई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम क्या कर ले रहे हैं, कोई एकांक, ठीक है, तार रख दे रहे हैं, कोई भी एकांक तार रखने का मतलब भी होता है चाहे 1 मीटर तार ले जाकर रख दीजिए, ठीक है, चाहे 1 सेंटीमीटर ले जाकर रखिए, मतलब एकांक होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम 1 मीटर तार रख दिए, अब उसमें एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, ज्यों ही एकांक धारा प्रवाहित करेंगे, एकांक धारा मतलब 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे। ठीक, जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो इस पे कुछ बल लगेगा, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। जो बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से समझिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी स्थान पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक तार पर, ठीक है, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कौन सी, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक तार मतलब 1 मीटर तार होना चाहिए, उसमें 1 एम्पियर की धारा बहनी चाहिए। ठीक है, 1 कूलम की नहीं बल्कि 1 एम्पियर की क्या होनी चाहिए, धारा बहनी चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार से इस पे जो बल लगेगा उसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक, यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक तार रख देते हैं, 1 मीटर तार, इसमें 1 एम्पीयर की धारा जे वही प्रवाहित करेंगे ना, तो इस पे बल लगेगा। ठीक, यानी ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। ठीक, तो उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा करते हैं आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा असमान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी पहले हम लोग सीखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होनी चाहिए तथा उसकी दिशा भी एक समान होने चाहिए। ठीक ना, तो इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पर सभी की सभी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, कहीं पर भी निकालना चाहते हैं, तो सभी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जितना मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जिस दिशा में मिलेगा उतना ही यहाँ पर भी मिलेगा, उसी दिशा में उतना ही यहाँ पर मिलेगा, उसी दिशा में उतना ही यहाँ पर मिलेगा, उसी दिशा में। यानी प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी देखेंगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान मिलेगा, मतलब उसका दिशा भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी इसमें बताइए, यानी इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यानी किसी भी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान नहीं होता। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यानी एक चुंबक रखे हैं, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं, तो देख लीजिए इधर आ रही हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलती हैं, यन से निकलती है और कहाँ पर जाती हैं, यस पर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर का चुंबकीय बल रेखाएं समांतर मिल रही हैं, नहीं, यहाँ देख रहे हैं तो बहुत पास पास मिल जा रहे हैं, बहुत पास पास मिल रहे हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर भी अधिक होगी। ठीक, तो देख रहे हैं हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं मिल रहा तथा दिशा भी नहीं एक समान मिलेगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो इसलिए इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ पर परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान न हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र बंद रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण, ठीक, बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक के चारों ओर देखिए बहुत सारी कौन सी काल्पनिक रेखाएं रहती हैं। ये रेखाएं देखिए काल्पनिक रहती हैं, हम लोग कल्पना करके खींचते हैं। ठीक है, बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, सब देखिए कहाँ से जा रहे हैं, यन से निकल करके यस की ओर। चुंबक के बाहर देखिए उत्तरी ध्रुव से निकल करके कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, अच्छा बताइए कैसी, एक निष्कोण, यानी इसमें देखिए कोई कोण नहीं बन रहा है, निष्कोण और काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, ये बंद भी होती है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं। बंद कैसे होती है, चुंबक के बाहर देखिए इस तरह से जाएंगे, फिर चुंबक के अंदर से फिर वहीं पर वापस आ जाएंगे। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, बंद वक्र है। देखिए वक्र मतलब घुमावदार है, का वक्र रेखाएं हैं। ठीक, अब इन बल रेखाओं का काम यही होता है, इस चुंबक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने का काम कौन करती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं। कैसे बताती हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो कौन सी मिल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिभाषा देखिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या, मतलब चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो अगला हेडिंग कौन सी है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। इस प्रकार से कैसा चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती है। कौन सी बनाती हैं, बंद वक्र, ठीक है। चुंबक के बाहर देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, फिर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, चुंबक के बाहर देखिए उत्तर से दक्षिण गई है, फिर दक्षिण से उत्तर आ जाएंगे। इस तरह से कैसा वक्र बनाएंगी, बंद वक्र बनाती हैं। पहला गुण यही हो गया, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर तथा चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती हैं। दूसरा देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं। हम आपको बताएं चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है कि क्यों नहीं काटती, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखा ही है, एठोई है, दोनों मान लीजिए एक दूसरे को काट देगा। अब देखिए क्यों नहीं काटती, कैसे, मतलब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अब इस बिंदु पे काट दिया, तब तो अब मान लीजिए इस चुंबकीय रेखा की वजह से यदि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे तब तो इधर होगा, और इसके हिसाब से हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे तो इधर होगा। का ऐसा कभी संभव है कि एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल सकती है, तो नहीं। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ठीक है, कभी नहीं काटती हैं, हमेशा, यानी कभी का कभी नहीं काट सकती दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा गुण क्या होता है, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, प्रबल होता है, यानी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक मिलती है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। ये भी एक गुण हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा मिलेगा। और चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का होगा वहां पर दुर्बल होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कौन सा गुण हो गया, चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण देखिए, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता चल जाती है। ये पहले पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी भी बिंदु पर, तो वहां पर हमको क्या पता चल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कौन सी मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी, ठीक है। ये कौन सा गुण हो गया, पांचवा। छठवां गुण देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं यदि समांतर हैं, चुंबकीय बल रेखाएं यदि समांतर हैं तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सभी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस तरह से जहां चुंबकीय बल रेखाएं समांतर मिलेंगी वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और जहां समांतर नहीं मिलेंगी वो असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि धारावाही सीधे चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी सीधा धारावाही चालक तार है, जब उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं खींच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर है, ठीक है। इसके लिए हमको एक प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रयोग में हमको सबसे पहले एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इस स्टैंड पर एक गत्ते को क्षैतिज रूप से सेट कर देना पड़ेगा, यानी बांध देना पड़ेगा। जैसे एक स्टैंड ले लिए, इस स्टैंड पर एक गत्ते को एकदम इस तरह से क्षैतिज रूप से क्या करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। अब इस गत्ते के ऊपर एक सफेद कागज बिछा देंगे, ठीक है। यानी इस गत्ते के ऊपर सफेद कागज इसलिए चिपकाते हैं ताकि इसमें हम चुंबकीय बल रेखाओं को आसानी से खींच सकें। गत्ता रहेगा तो उस पर अच्छे से खिंचाएगा नहीं, इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं को आसानी से खींचने के लिए इस पर एक सफेद कागज हम लोग क्या कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इस गत्ते में से छेद करके, बीचों बीच में से छेद करके एक सीधा धारावाही चालक तार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कोई तार रहेगा एकदम सीधा, उसको क्या करेंगे, छेद करके निकाल लेंगे। इस तार का दोनों सिरा, ठीक है, किसी सेल या फिर बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, बैटरी से को हम लोग ऑन करेंगे, मतलब स्विच को ऑन करेंगे, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके कारण इस तार में कौन सी उत्पन्न होगा, चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ हमको क्या खींचना पड़ेगा, चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं खींचा जाएंगे तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचेंगे देख लीजिए, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक काल ले लिए, स्टैंड ले लिए, यहाँ पर देखिए एक क्षैतिज गत्ते को क्या कर दिए हम लोग लगा दिए, ठीक है। इस पे एक कौन सी बिछाया हुआ है, सफेद कागज बिछाया हुआ, इसको देखिए बीचों बीच में से छेद करके कोई सीधा धारावाही चालक तार इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ दिए, किसी सेल से जोड़ दिए। जब ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग, तब इसके चारों तरफ कौन सी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को खींचने के लिए हम लोग कंपास सुई की सहायता से, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए यहाँ पर हमको कंपास सुई की सहायता से यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हम लोग खींचेंगे, ठीक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर मिलेंगी ना, सब कैसे मिलेंगी, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में, मतलब देखिए सभी वृत्तों का केंद्र देखिए एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए इस वृत्त को क्या बोलेंगे हम लोग, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में मिलेंगे, ठीक है। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है ना, वो धारा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, धारा पर। यदि धारा कहाँ से, नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है, कहाँ से, यदि धारा नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मिलेगी ना, वह वामावर्त मिलेगी। कौन सा वर्त, वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, यानी घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में। देख लीजिए, जो ही यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इस चालक तार के देख लीजिए, यहाँ से देखिए कोई चालक तार ये वाला मान लीजिए, यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, तब इसमें इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं देखिए वामावर्त में मिलेंगी इस तरह से, ठीक है ना। इसी तो बोलते हैं वामावर्त। कोनो चीज जब उल्टा घूमता है उसको वामावर्त, इस तरह से घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो देख रहे हैं इस चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस पे निर्भर कर रही है, धारा पर। यदि धारा नीचे से ऊपर है तो चुंबकीय बल रेखाएं दिशा कहाँ मिल रही है, वामावर्त में मिल रही है। देखिए ये सब कैसे मिली है, वामावर्त में, ठीक है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर वामावर्त में मिल रही है, अब इसकी दिशा को बदलना रहेगा ना, हम क्या कर देंगे, धारा की दिशा को बदल देंगे। यानी इसका मतलब यदि धारा को ऊपर से नीचे भेजेंगे, ठीक है, धारा को क्या करेंगे, ऊपर से नीचे भेजेंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे मिलेंगी, दक्षिणावर्त में मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता कर लेंगे हम कैसे, ठीक है। तो ये धारा के दिशा को मतलब बदल करके, ठीक है। ये धारा की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर है, तब क्या होगा यहाँ पर वामावर्त। यदि धारा की दिशा ऊपर से नीचे है, तब यहाँ कौन सी मिलेगा, दक्षिणावर्त, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी धारावाही चालक तार द्वारा जो सीधा है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, इस तरह से हम लोग एक गत्ते पर क्या कर सकते हैं, हम लोग खींच सकते हैं, पता कर सकते हैं हाँ कि इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर मिलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी जब सीधे धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो उन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाले नियम को बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दूसरे वाले नियम को बोलते हैं कौन सी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। अब चलिए इन नियम को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दूसरा वाला कौन सी है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है ना। चलिए पहले इसको समझा देते हैं, फिर आप लोग को परिभाषा पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यही कहता है, ठीक है, यदि हम पेंच कसते समय, पेंच मतलब होता है स्क्रू, यदि हम पेंच कसते समय, ठीक है, यानी पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि, ठीक है, यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक जिधर जाए वह धारा की दिशा हो, यानी पेंच की नोक की दिशा कौन सी हो, धारा की दिशा हो, तब पेचकस को घुमाने के लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में गति करेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे फिगर से। जैसे मान लीजिए ये कौन सी है, पेचकस है, इसके ऊपर कौन सी रखा गया, पेंच यानी स्क्रू है। स्क्रू को जब कसेंगे इस तरह से, स्क्रू को कसेंगे, स्क्रू ऊपर जाएगा, इसमें ही करा, यदि ऊपर धारा जाएगा, स्क्रू की नोक की दिशा में क्या हो, धारा हो, तो इस पेचकस को घुमाने के लिए हमारा जो अंगूठा घूम रहा है, जो अंगूठा घूम रहा है वही होगा कौन सी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और पढ़ के सुना देते हैं। कौन सा है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है। यदि हम
यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में हो, वही बताएं, दाएं हाथ में पकड़कर पेचकस को घुमाएंगे कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, यानी पेचकस को घुमाने के लिए जो अंगूठा घूम रहा है, ठीक है, वही कहा हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। देखिए फिगर बनाया है, यहाँ पर देखिए एक पेंच लगा हुआ है, यानी स्क्रू लगा हुआ है, ठीक। जब स्क्रू को कस रहे हैं, दाहिने हाथ से कस रहे हैं, ठीक है, जब इसको इस तरह से कस रहे हैं तो नोक ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सी है, धारा की दिशा, ठीक। पेचकस को घुमाने के लिए हमारा अंगूठा जिधर घूमेगा, देखिए इसे घूमेगा ना, अंगूठा जिधर घूमेगा इससे उस वही कहा हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं कौन सी, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा नियम कौन सी है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ में, कौन हाथ में, दाएं हाथ में कोई सीधा धारावाही चालक तार इस प्रकार पकड़े कि, ठीक है, कि अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा हो, यानी अंगूठे की दिशा में कौन सी बना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा हो, तब इस चालक तार पे जो हमारी अंगुलियां लिपटी हुई है ना, इस चालक पर जो हमारी अंगुलियां लिपटी हुई हैं, यही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, ठीक है। वही सेम टू सेम हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे भी हैं, चलिए इसको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, यदि हम अपने बाएं हाथ, यदि हम अपने दाएं हाथ के, दाहिना हाथ है ना, यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, ठीक है, देखिए अंगुलियां तार पर क्या हुई हो, लिपटी हुई हो, वह अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा हो, अंगूठा की तरह वैद्युत धारा की दिशा में हो, ठीक, तो लिपटी हुई अंगुलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। देखिए जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं इसकी दिशा क्या हो जाएगी, कौन सी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। देख लीजिए यहाँ फिगर बनाया है, कोई दाहिना हाथ है, अंगूठा है, अंगूठा की दिशा में देखिए कौन सी बह रहा है, धारा बह रहा है, ठीक है। यानी देखिए जो धारावाही चालक तार लिए हैं, दाहिने हाथ में पकड़े हैं, जो तार में धारा बह रहा है वो अंगूठा की दिशा में बह रहा है, तो जो हमारी अंगुलियां लिपटी हुई हैं, यानी तार को इस पकड़ी हुई हैं, तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली को हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जब इस लूप में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, और जब चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसके चारों तरफ कौन सी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और यह जब चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसका एक सिरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, एक ठोरे को क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए इन सबको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन से सिरे को हम उत्तरी बोलेंगे, किसको दक्षिणी बोलेंगे, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको एक प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। प्रयोग में क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर हम एक वृत्ताकार धारावाही लूप या फिर कुंडली बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, कोई एक मोटा सा तार लेंगे, उसको मोड़ करके इसे वृत्ताकार बना लेंगे, ठीक है, उसको मोड़ करके एक वृत्ताकार बना लेंगे और एक गत्ता ले लेंगे, ठीक है। अब उस गत्ते में दो सुराख करके, ठीक है, इस जो तार हम लोग बनाए हैं वृत्ताकार, ठीक है, उसको उस सुराख के रास्ते निकाल लेंगे और उसको हम लोग किससे, बैटरी से ले आकर के जोड़ देंगे। देखिए यहाँ फिगर हम बनाए भी हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक वृत्ताकार कौन सी ले लिए हैं, तार ले लिए हैं, ठीक है। देखिए कौन सी है, गत्ता है। गत्ते में देखिए दो सुराख करके, ठीक है, इसके निचले सिरे मिला करके, नहीं जो वृत्ताकार कौन सी कुंडली है, इसका जो दूसरा सिरा है, मतलब जो सिरा है उसको हम किससे जोड़ दिए हैं, बैटरी या फिर सेल से जोड़ देते हैं, ताकि इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगे, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, जो गत्ता रहता है ना, इस गत्ते पे हम लोग सफेद कागज चिपका देते हैं। सफेद कागज इसलिए चिपकाते हैं ताकि हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को आसानी से खींच सके, ठीक है। गत्ते पर आसानी से नहीं खिंचाएगा तो सफेद कागज रहेगा तो आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं खिंचा जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं खिंचा जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसका पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको एक प्रयोग में क्या चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्ताकार कौन सी होना चाहिए, तार होना चाहिए, ठीक है। एक सेल या फिर बैटरी होना चाहिए जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। एक गत्ता होना चाहिए, गत्ते पे सफेद कागज उस पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ज्यों ही इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ, यानी इस तार के चारों तरफ कौन सी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे पता करेंगे, यहाँ कंपास की सुई रख रख के हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं खींच लेंगे, इससे पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया है, उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब देखेंगे जब यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं को देखेंगे तो देख रहे हैं इस तार के समीप,
यानी तार के जब पास पास जो चुंबकीय बल रेखाएं मिली हैं वो ज्यादा वक्राकार है। ज्यादा वक्राकार मतलब एकदम देखिए वृत्ताकार है एकदम, ठीक है, ज्यादा वक्र यानी ज्यादा घुमावदार है। लेकिन जैसे तार के दूर जा रहे हैं तो इनकी वक्रता क्या हो रही है, घट रही है। उसी तरह यहाँ पर देखिए एकदम ज्यादा वक्राकार है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम। देखिए अब लाइन सीधी होती जा रही है ना, लेकिन बीच में जब देखेंगे ना, यानी इस लूप के यानी इस कुंडली के बीच में देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं एकदम परस्पर कैसी मिल गई हैं, समांतर मिल गई हैं। देखिए समांतर मिल गई है का, तथा इस लूप के एकदम लंबवत मिलेंगी, ठीक है, यानी इस लूप के तल के लंबवत मिलेंगी। और कैसे, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर। देखिए इस तल के लंबवत तथा एक दूसरे के क्या मिलेंगे, सब समांतर मिलेंगे। यानी यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे मिल रही हैं, समांतर। और किसके लंबवत मिल रही है, इस तल के लंबवत मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं इस धारावाहिक लूप के बीच में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर धारा किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए धारा इधर से इधर जा रहा है, दक्षिणावर्त है का, कैसा है ये, दक्षिणावर्त। ये धारा इधर से जाता है, इसको बोलते हैं कौन से हम लोग, वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, ठीक है। यानी कोई धारा इस तरह से बहता है, यानी घड़ी की दिशा में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणावर्त। यदि उल्टा बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, यानी उसको बोलेंगे हम लोग वामावर्त, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं अंदर की ओर जा रही है का, ठीक है। यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं, फिर उधर से बाहर निकल जाएंगे, फिर अंदर गई है, फिर बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर भी देखिए अंदर गई है, फिर इसे घूम के बाहर आ गई है। फिर यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं यानी सामने से अंदर, मतलब मान लीजिए यहाँ बोर्ड पे तो ना अच्छे से हम दर्शा नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक तार ऐसे ले हम लोग, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं देखिए अंदर जा रही है, फिर घूम के इसे यानी इधर से एंट्री कर रही है, उधर जाकर के निकल जा रही हैं। तो हम जानते हैं चुंबक का गुण में हम लोग ये पढ़े थे, कोई भी एक चुंबक ले लेते हैं तो उस चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2। एक को यन बोलते हैं, ठोरे को यस। तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती है, यन से निकल के किधर जाती है, एस की ओर, एन से निकल करके यस की ओर, फिर चुंबक के अंदर यस से किधर आती हैं, यन की ओर आ जाती हैं। अच्छा बताइए, हम जानते हैं जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उस ध्रुव को हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उस ध्रुव को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो वहां पर देखिए, अब इसको हम लोग चुंबक से कंपेयर करने जा रहे हैं कि इसका कौन सा सिरा, कौन सी यानी कौन सा सतह उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा सतह दक्षिणी ध्रुव होगा। तो हम लोग इन चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, ठीक। देखेंगे जहां चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, अंदर की ओर जाएंगे तो उस ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ठीक। देख लीजिए, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, कहा अंदर की ओर जा रही हैं, तो इस कुंडली के सामने वाला सतह को हम लोग क्या बोल देंगे, जहां अंदर की ओर जा रही हैं, कि अंदर की ओर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यानी इस कुंडली का सामने वाला सिरा कौन सी हो गया, तो दक्षिणी ध्रुव। जब सामने वाला दक्षिणी ध्रुव है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। क्योंकि देखिए सामने वाले सिरे से एंट्री करी है, इधर से निकलेगा ना, जिधर से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन से बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो सामने वाले को क्या बोल दिया, दक्षिणी ध्रुव, और उसके पीछे वाले को क्या बोल दिए, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उसी तरह यदि हम धारा को बदल देता, अभी तो देखिए क्लॉकवाइज जा रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज बहने लगेगा। जब धारा को बदलेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदल जाएगी। तो जिधर से अंदर जा रही थी अब उधर से बाहर आने लगेंगी, जब बाहर आने लगेंगी तो ध्रुव भी बदल जाएगा, ठीक है। जब बाहर इधर आएंगे, जहां से निकल रही है तो उसको क्या बोल लेंगे, उत्तरी ध्रुव। कब, जब धारा को बदलेंगे तो सामने उत्तरी ध्रुव जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो देख रहे हैं इस चुंबक बना किसके कारण, तो विद्युत धारा के कारण। यदि इसका ध्रुव पता करना रहेगा हम लोग तो 2 तरीके से पता कर लेंगे, या तो चुंबकीय बल रेखाओं को देख करके या फिर धारा को देख करके हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे, यदि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं तो उस सतह को क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, माने इधर से अंदर गए होंगे तो उसके पीछे बाहर निकली होंगी ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। या फिर धारा को देख करके बता देंगे हम लोग। मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार कौन सी है, कुंडली है, इसके सामने ऐसा खड़ा हो जाइए। यदि धारा की दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त है। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने वाले ध्रुव सतह को क्या बोल देंगे हम लोग, दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। यदि धारा की दिशा कौन सी है, वामावर्त है, ठीक है, तब सामने वाले सतह का हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर हम 2 फिगर बनाए हुए हैं, एक ठोर में लिखे कौन सी एस, एक ठोर में लिखे कौन सी एन। यहाँ पर देखिए धारा कैसे बह रहा है, धारा को दर्शा रहा है, ठीक है। धारा कैसे बह रहा है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज है। जब धारा दक्षिणावर्त बह रहा है तो सामने वाला सिरा कौन सी है, यस मतलब साउथ, साथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर धारा देखिए कौन सी है,
वामावर्त है का, जब धारा वामावर्त है तो सामने वाला सिरा कौन सी है, उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर, यानी इस जब चुंबक बन गया है इसके ध्रुव को ज्ञात करने के लिए हम धारा को देख करके हम पता कर लेंगे कि इसका ध्रुव किधर से, यानी कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यदि धारा क्लॉकवाइज बह रहा है तब सामने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणी ध्रुव। यदि धारा कौन सी वामावर्ती में बह रहा है तब सामने वाले ध्रुव को क्या बोल देंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को, ठीक है, कौन सी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं किसी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि धारावाही परिनलिका किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर यानी इसको मोड़ करके पहले बेलनाकार बना लेंगे, फिर इसके ऊपर तांबे का विद्युत रोधी तार लपेट देंगे, तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाहिक परिनलिका बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इका कोई अचालक पदार्थ है, ठीक, तो ये देखिए बेलनाकार के रूप में पहले से ही मोड़ा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर तांबे का हम लोग विद्युत रोधी तार लपेट देंगे, ठीक, तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धारावाहिक परिनलिका बोलेंगे। ठीक, अब एक धारावाहिक परिनलिका में बहुत सारी वृत्ताकार कुंडली होती है, यानी हम बोल सकते हैं एक धारावाहिक परिनलिका अनेक वृत्ताकार कुंडली से मिलकर बना होता है। कुंडली किसे कहते हैं, जब तार को एक फेरा लपेटेंगे तो एक कुंडली, ठीक है, तो परिनलिका बनाते समय बहुत फेरा लपेटते हैं, तो हम बोल सकते हैं अनेक क्या कुंडली से एक परिनलिका बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इस पे जो विद्युत रोधी तार लपेटे हैं इसको हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तब तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब विद्युत धारा जो है इसमें प्रवाहित हुआ तब यह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और किस चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी हम कह सकते हैं जब किसी धारावाहिक परिनलिका में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह, ठीक है, धारावाहिक परिनलिका क्या दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब दंड चुंबक क्या होता है, ठीक है, तो दंड चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता ही होती है यदि दंड चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाके रुकेगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकेगा। क्यों, क्योंकि परिनलिका किसकी तरह काम करने लगेगा, दंड चुंबक की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, जब हम लोग दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में देख रहे हैं रुक रहा है, ये भी कहाँ रुकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के रुकेगा। कब, जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तब। ठीक है, जैसे दंड चुंबक के पास कोई दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो उसको आकर्षित या तो प्रतिकर्षित करेगा, उसी तरह परिनलिका के पास भी कोई अन्य परिनलिका लेके आएंगे ना तो उसको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जैसे दंड चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, उसी तरह परिनलिका में भी एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, अभी पता करेंगे कि किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और किसको दक्षिणी ध्रुव हम लोग बोलेंगे। ठीक है, बस अभी आप लोग बस इतना समझिए, जब किसी धारावाही परिनलिका में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वह किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, वह दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं तो इसमें भी क्या ध्रुव हो जाएंगे, दो ध्रुव। ठीक है, एक ठोक बोलेंगे कौन सी, उत्तरी ध्रुव, एक ठोक बोलेंगे कौन सी, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देखिए दंड चुंबक कैसे बनता है, इसी तरह बनता है ना, इसमें एक ठोक कौन सी रहता है, नॉर्थ पोल आता है, एक साउथ, एक उत्तरी ध्रुव रहता है, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस चुंबक की विशेषता यही है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण में रुकता है। तथा एक विशेषता और है, यहाँ से देखिए एन से निकल करके चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जाती हैं, एस की ओर, एन से निकल करके कहाँ जाती हैं, एस की ओर, फिर चुंबक के अंदर एस से कहाँ आती हैं, एन की ओर आती हैं। इस तरह से जब ये धारावाहिक परिनलिका जो है दंड चुंबक की तरह जब व्यवहार करने लगेगा, यहाँ से भी देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकल करके कहाँ जाएंगे, एस की ओर। ठीक, अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो धारावाहिक परिनलिका उसमें एन हाई है और एस ई है। ठीक, इसको पता करने के लिए हम लोग किससे पता करेंगे, इसको धारा की दिशा से पता कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मान लीजिए इसको हम, इस तार को हम लोग क्या बैटरी से कनेक्ट किया ना, बैटरी या फिर सेल से जब कनेक्ट कर देंगे तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, अब यहाँ देखेंगे ये धारा की दिशा कौन सी हो जाएगी, मान लीजिए इस परिनलिका के चाहे इस साइड में खड़ा हो जाएंगे चाहे इस साइड में खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम परिनलिका के इधर खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, परिनलिका के सामने इधर खड़ा हो रहे हैं, यदि धारा की दिशा हमको दक्षिणावर्त दिखाई दे रहा, दक्षिणावर्त मतलब जैसे घड़ी चलता है उस दिशा में दिखाई दे रहा, ठीक है, तब हमारा जो सामने वाला, ठीक है, यहाँ परिनलिका का सिरा दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी, कौन सी, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, कब, जब हमको धारा कैसे दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त में दिखाई देगा। देखिए यहाँ से धारा निकलेगा, ये सब बातें ऐसे ऐसे आएगा ना, देखिए हम सामने से देख रहे हैं तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए ये जो सामने वाला हाई वाला सिरा है दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। उसी तरह यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब वामावर्त में दिखेगा, तो सामने वाला सिरा को क्या बोल देंगे हम लोग,
उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। अब देखिए इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी हम लोग पता कर लिए, किसकी वजह से, धारा के माध्यम से, ठीक है। अब जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पता चल गया तब तो हम जानते हैं दंड चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के कहाँ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसमें से भी देखिए उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर। उत्तरी ध्रुव से देखिए सब दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, ठीक है। इस एन और एस को, यानी एन और एस को ज्ञात करने का एक नियम और होता है, उसको भी बता देते हैं। कैसे, हम जानते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। देखिए चुंबक था तो यहाँ से निकल करके यहाँ अंदर जा रही है ना, यहाँ से निकल करके यहाँ पर अंदर जा रही हैं, जहाँ अंदर जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और जहाँ से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, कहा जहाँ अंदर की ओर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। और जहाँ बाहर की ओर निकल रही हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, ठीक ना। अब देख लीजिए इस चुंबक की बात कब तक व्यवहार करेगा, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक। ज्यों ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हुआ, ठीक ना, तो इसमें चुंबक का पूरा गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये नॉर्मल तार बन जाएगा, परिनलिका बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई धारा नहीं, मतलब ये कोई चुंबक की बात व्यवहार नहीं करेगा। कब, जब इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तब, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जो परिनलिका है इसके कारण देखिए बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है ना। हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखाओं का गुण ही होता है, ये चुंबक के बाहर कौन सी, एन से एस की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर कहाँ जाती है, एस से एन की ओर, ठीक है, एस से एन की ओर, ठीक है। इस तरह से चुंबक के अंदर, इस परिनलिका के अंदर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। देखिए बहुत ज्यादा पास पास होती है, यानी हम कह सकते हैं इन चुंबक, इस धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं, ठीक है। अब इस चुंबकीय, देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं इसका है बहुत ज्यादा प्रबल है। यदि इसको और प्रबल करना चाहते हैं तो जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, हम लोग क्या कर दें, इन फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं और प्रबल मिल जाएंगे, ठीक है। या तो धारा का मान को बढ़ा देंगे तब पर भी चुंबकीय बल रेखाएं और प्रबल मिल जाएंगे। यदि और मान लीजिए और कम चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी फेरों की संख्या को घटा दीजिए, कम चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी। और धारा का मान को कम कर दीजिए तो एक और चुंबकीय बल रेखाएं कम मिलेंगी, ठीक है। तो देख रहे हैं इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दो चीज पे निर्भर कर रहा है। पहला कौन सी, धारा पर, दूसरा यहाँ पर फेरों की संख्या पर। यदि फेरों की संख्या हम लोग कम कर देंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेंगी, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा। यदि फेरों की संख्या हम और कौन सी ज्यादा बढ़ा देंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। धारा का मान भी कम करेंगे तब पर भी, ठीक है, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कम मिलेंगी, ठीक है। और धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा मिलने लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं जब किसी धारावाही परिनलिका में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, दंड चुंबक की तरह। और दंड चुंबक का विशेषता होता है उत्तर दक्षिण में रुकेगा, तो ये भी उत्तर दक्षिण में रुकने लगता है। यानी हर एक गुण, यानी दंड चुंबक का हर एक गुण किस में आ जाता है, परिनलिका में आता है। कब, जब परिनलिका में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब, ठीक है। इसमें भी दो ध्रुव, इसमें भी दो ध्रुव आ जाते हैं, ठीक है। ध्रुवों को कैसे पता करेंगे, धारा की दिशा को देख करके पता कर लीजिए। यदि धारा मानी परिनलिका के सामने आप खड़े होकर के, ठीक है, इस परिनलिका के सामने खड़ा होकर के आप देख रहे हैं यदि धारा आपको कौन सी दक्षिणावर्ती दिखाई दे रहा है तो सामने वाला सिरे को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। यदि धारा वामावर्त में दिखाई दे रहा है तो सामने वाले सिरे को क्या बोलेंगे आप लोग, उत्तरी ध्रुव। या फिर जिधर से बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं उसको दक्षिणी ध्रुव, जिधर से बाहर निकल रही हैं उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग धारावाही परिनलिका के बारे में अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखा रहेगा तो उस पर जो बल लगेगा उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। यानी जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा रहता है तो उस चालक तार पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। यानी इसको समझने के लिए हमको एक चुंबक लेना पड़ेगा तभी तो हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक चुंबक ले लिए हैं, इस चुंबक को बोलते हैं हम लोग नाल चुंबक। क्या बोलते हैं, नाल, क्योंकि देख लीजिए ये घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उसके तरह है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, नाल चुंबक। अब नाल चुंबक तो इसके दो ध्रुव होंगे, कौन से होंगे, एक ठो एस होगा, एक ठो कौन से होगा, एन होगा, ठीक है। अब इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चलेंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी होंगी। अब देख लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई एक धारावाही चालक तार रख दिए, ये कौन सी एक तार, ठीक है ना। इस तार को इस प्रकार से रखते हैं ना कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वैसे, ठीक है, यानी इसके अंदर कौन सी है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके लंबवत होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो अब बोर्ड पर हम लोग इसको लंबवत दिखा नहीं सकते, ठीक ना, क्योंकि 3D में फिगर बनेगा, ठीक है, यानी इसके लंबवत यानी तार को रखेंगे हम लोग, कैसे रखेंगे, इसके समझ लीजिए हमारा हाथ कोई तार है, तार को ऐसा रखेंगे, तभी तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इसके लंबवत हम कौन सी रख दिए हैं, तार रख दिए हैं, ठीक है। जो ही इस तार को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, किसी बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। जो ही बैटरी या सेल से जोड़ करके स्विच ऑन करेंगे तो इसमें कौन सी बहेगा, विद्युत धारा बहेगा, ठीक है। जो ही इसमें विद्युत धारा बहेगा तब उस पर एक बल काम करेगा, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर एक बल काम करेगा जिसके वजह से ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है ना। या ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में दिशा में जा सकता है, ठीक है ना। चलिए यानी देख रहे हैं इस पे एक बल लग रहा है, ये ऊपर की ओर उठ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब धारा की दिशा को बदल देते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल देते हैं। एन को इधर कर देते हैं, एस को इधर कर देंगे। जब एन और एस को बदल देंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदल जाएगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्यों ही बदलेगी, बल अभी ऊपर की ओर लग रहा था, अब कब किधर लगने लगेगा, नीचे की ओर लगने लगेगा। या फिर धारा की दिशा को बदल दीजिए, अभी धारा देखिए इधर से इधर जा रहा था तो बल ऊपर लग रहा था, लेकिन धारा को हम इधर से भेज देंगे तो बल नीचे लगने लगेगा, मतलब ये जो तार है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक तार रख रहे हैं तो उस पर एक बल लग रहा है, ठीक है। तो इस बल की गणना करने के लिए हम लोग दो नियम पढ़ेंगे। एक नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरे वाले नियम को पढ़ेंगे हम लोग कौन से, दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। उसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये बताइए आप लोग को इस समझ में आया नहीं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखेंगे ना तो उस पर एक बल काम करेगा, ठीक है। उसको देखिए, उसके लिए देखिए एक प्रयोग कर लिए हम लोग। एक कौन सी ले लिए, तो नाल चुंबक ले लिए, इसके बीच में कौन सी रख दिए, एक कोई चालक तार रख दिए। इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखना पड़ेगा, लंबवत रखना पड़ेगा, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक तार में, तार ऊपर की ओर उठ जाएगा। धारा की दिशा बदल देंगे तार नीचे की ओर आ जाएगा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेंगे तब पर भी तार का हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग धारावाही चालक रख रहे हैं तो इस पे एक बल काम कर रहा है, ठीक है। अब इस बल की दिशा जो होती है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और जो इसमें प्रवाहित धारा होती है उसके लंबवत होती है। यानी जो बल लगता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसके क्या होता है, लंबवत लगता है, ठीक है। इस बल को ज्ञात करने के दो नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। यानी किसी भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर बल किधर से किधर लगेगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाले नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा होता है दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। इन दोनों नियमों की सहायता से हम लोग, ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किधर लगेगा उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। यानी इस नियम के अनुसार, ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ की, ठीक है, 3 अंगुलियों को, यानी प्रथम 3 अंगुलियों को, ठीक है, यानी अंगूठे को और उसके पास वाली 2 अंगुली को इस प्रकार ले कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यानी इन 3 अंगुलियों को इस प्रकार रखेंगे कि तीनों एक दूसरे के का हो, लंबवत हो, ठीक है। यदि यानी अंगूठे के पास वाली जो पहली अंगुली है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, एक इसकी दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा हो, तब अंगूठा क्या करेगा, उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। यही नियम होता है कौन, किसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। देखिए नियम यहाँ लिख दिए हैं, बस समझा दे रहे हैं, अभी आपको पढ़ के सुना भी देंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को, यानी अंगूठे को और उसके पास वाली 2 अंगुली को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब तीनों के बीच में कितने का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ठीक है। यदि अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा हो, तब भाई कौन सी बताएगा, ठीक है, चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से अंगूठा जिधर रहेगा उधर बल की दिशा रहेगा, ठीक है। चलिए वही नियम यहाँ पर लिखे, उसको पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ये आपको बताएं। यदि
पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। देखिए यहाँ फिगर बनाया है, यानी बाएं हाथ के 3 अंगुली को ले लिए हैं। देखिए अंगूठा है पहली अंगुली, बीच वाली अंगुली, ठीक है। तो देख रहे हैं इधर धारा की दिशा, इधर धारा की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ऊपर लगने वाला बल, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करके किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई भी चालक है, ठीक है, उस पर लगने वाले बल की दिशा हम लोग पता कर पाएंगे, ठीक है। चाहे इस नियम से पता करिए या फिर एक नियम और है, कौन सी? दाएं हाथ के हथेली का नियम। अभी क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि दाएं हाथ के हथेली के नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दाएं हाथ का हथेली है, ठीक है, तो हम अपना क्या ले लेंगे? दाएं हाथ इस प्रकार ले लेंगे, ठीक है, यानी हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे, ठीक है, कि जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, ये कौन सी हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तथा जो अंगूठा है ये धारा की दिशा हो, ठीक है। तब इस हथेली के लंबवत चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी, यानी हथेली के लंबवत कौन सी लगेगा? बल लगेगा। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? दाएं हाथ की हथेली का नियम। फिर चलिए इसको एक बार पढ़ करके फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, वही दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हाथ बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से हाथ बना हुआ है, ठीक है। तो है देखिए है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी जो फैली हुई अंगुलियां हैं उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा है धारा की दिशा। तो हथेली के लंबवत कौन सी लगेगा? बल की दिशा, यानी बल हमेशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए हथेली को इसे रखेंगे तो बल नीचे की ओर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, धारा इधर है, ठीक है। यदि देख रहे हैं धारा को बदलेंगे तो बल भी बदल जाएगा। अभी देखिए धारा इधर जा रहा है तो का बल ऊपर लग रहा है, धारा को इसे कर देंगे तो बल नीचे लगेगा, धारा इधर जाने लगेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस हथेली के लंबवत लग रहा है, दाहिने हाथ के हथेली के लंबवत कब? जब भाई चुंबकीय क्षेत्र हो, है धारा हो, तो इसके लंबवत कौन सी लगेगा? ठीक है, बल की दिशा इसके लंबवत होगी, ठीक है। तो इस नियम को बोलते हैं कौन सी? दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। इन दोनों नियम की सहायता से किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार और दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला कौन सा बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी धारावाही चालक तार रखा हुआ है, तो उस चालक तार पर कितना बल लगेगा इसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर मिलेंगी तथा उसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा का होगा एक समान रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए सभी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ हैं? एक दूसरे के समांतर, ठीक है। इसी में देखिए कोई धारावाही चालक तार ले लिए, कौन सी? कोई धारावाही चालक तार ले लिए। इस तार की लंबाई हम कितना मान ले रहे हैं? L मान लिए। इस तार की लंबाई कितना मान लिए? L, तथा इसमें जो प्रवाहित धारा है उसको कितना मान लिए? I मान लिए, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? B से दर्शाते हैं। अब इस चालक तार पे जो बल लगता है तो लंबवत लगता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम में, ठीक है। तो जो बल लग रहा है तो कितना बल लगेगा इसके लिए कौन सा फार्मूला बनेगा उसको चलिए हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहले नंबर आपको क्या पता होना चाहिए? जो चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, तथा जो बहने वाली जो धारा है, यानी जो हम लोग तार को रखे हैं कैसे रखेंगे? लंबवत रखेंगे, यानी जो धारा का मान है उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। अब बल भी इसके कैसे लगेगा? लंबवत ही लगता है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे माना कि एक L लंबाई का कोई चालक तार, कौन सी है? एक L लंबाई का कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, ठीक है, तथा इस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना है? I है, ठीक है। तब इस पे जो लगने वाला बल है ना उस 3 चीज पे निर्भर करेगा। पहला चालक तार की लंबाई पर, दूसरा इसमें प्रवाहित होने वाले धारा पर और तीसरा इस चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो देखिए 3 चीज पे निर्भर करता है, ठीक है। पहला किस पे? चालक तार की लंबाई पर। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो इस पे लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देंगे तो इस चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। यदि धारा का मान भी बढ़ा देंगे तब पर भी इस चालक पर लगने वाला बल
क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं जो बल है 3 चीज पे निर्भर कर रहा, इस तार चालक तार की लंबाई पर, इसमें प्रवाहित धारा पर और इस चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक, वही यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपात, यानी जो चालक पर लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपात, यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ाएंगे, चालक पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा को भी बढ़ा देंगे तो पर भी बल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यानी F अनुक्रमानुपाती I, यानी I को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, F भी, लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। तीसरा देखिए चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यदि लंबाई हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो जितना बड़ा तार रहेगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो बल भी लगना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं इसको 1 मान लिया समीकरण, 2 मान लिया, इसको 3, 1 2 3 में देख रहे हैं सब में F आ रहा है ना, तो F को एक बार लिख दिए, सब में अनुक्रमानुपातिक चिन्ह, तो इसको अनुक्रमानुपातिक चिन्ह लिख लिए। यहाँ BIL है तो क्या हो गया, BIL सॉरी। ठीक है, यहाँ कौन सी BIL है तो BIL हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है, यहाँ देखिए एक नियतांक लिख दिए जिसको क्या बोलते हैं, K बोल दिए। ठीक है, यहाँ लिख दिए यहाँ K अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। यदि K का मान 1 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, लिख दिए यदि K का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 रखेंगे तो F बराबर क्या मिल जाएगा, BIL, F बराबर क्या मिल गया फार्मूला, BIL, यानी इस चालक तार पर लगने वाले बल का गणना करना रहेगा तो इस फार्मूला से कर लेंगे, F बराबर BIL। कब ये फार्मूला कब लगेगा, जब जो कौन सी रखे, चालक तार रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा होना चाहिए, लंबवत, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, लंबवत होगा, तब इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस बल का गणना कर लेंगे, कितना बल इस पे लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो चालक तार रखे हुए हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं रहेगा। मान लीजिए आप कैसे तिरछा रख दिए, आप कैसे रख दिए, इस तरह से कुछ तिरछा रख दिए, देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ थीटा अंश का कोण बनाने लगा, कहाँ कितने अंश का कोण बनाने लगा, थीटा अंश का कोण। तो वही लिखे हैं यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना थीटा अंश का कोण बनाए तब इस बल की गणना ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा F बराबर BIL, तो ही रहेगा, बस कौन सी जुटी आएगा, साइन थीटा। मान लीजिए यहाँ 60 अंश पे रखे हैं, 45 अंश पे रखे हैं, 100 मतलब 90 अंश, 90 तो 90 वाला तो यही फार्मूला है। ठीक है, मान लीजिए 30 अंश पे रखे हैं तो साइन 30 का मान रख लेंगे, 60 पे रखे हैं 60 का मान रख लेंगे, 45 पे रखे हैं तो 45 का मान रख लेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा, इस चालक पर लगने वाले बल का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक तार रखा रहेगा, उस पर पूछेगा कि इस पे कितना बल लग रहा है, तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे, F बराबर BIL। ठीक, यदि थीटा अंश के कोण पे रखा तो BIL साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको IBL भी बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक समझ में आया होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा रहता है तो उस पर बल की गणना कैसे करेंगे, तो हम लोग इसी फार्मूले से करेंगे।